सो तो टुडेज टॉपिक इज हाइड्रोसेफेलस एंड ये जो है सर्जिकली इम्पोर्टेंट ज़्यादा टॉपिक है, स्पेशली बच्चों के अंदर। और हाइड्रोसेफेलस के अंदर आपने देखा होगा कि इसमें मैक्रोसिफेली हो जाती है। और मैक्रोसिफेली जो है बच्चे का हेड साइज बड़ा होने को बोलते हैं। हेड साइज इसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोसेफेलस में एक्चुअली होता क्या है, वाटर लॉगिंग ऑफ द हेड। सर के अंदर जो है, जो हमारा CSF होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ पर उसकी लॉगिंग होनी पड़ लगती है। अगर एक बार हम CSF का क्या फ्लो होता है उसको देखेंगे तो कोरोइड प्लेक्सस जो हमारा है वहाँ से CSF बनता है। देन उसके बाद ये थर्ड वेंट्रिकल की ओर जाता है, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल, देन उसके बाद ये बेसल सिस्टर्न में होता हुआ फिर सेरिब्रो स्पाइनल, जो सेरिब्रल और स्पाइनल सब एरिकोनॉइड स्पेसेस होते हैं, वहाँ से होता हुआ फिर ये विलाई में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। अब CSF जो होता है वो कैसे जो है ये हाइड्रोसेफेलस होता है, या तो देखिए प्रोडक्शन बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, आमतौर पे पेपिलोमा या कोई वहाँ पर सीडोमोटर सेरिब्राई इस तरह की चीज़ हो, और या तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। और तीसरा है कि जो फ्लो के साथ में है इंटरफेरेंस विद द अब्जॉर्प्शन, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं, जिसकी वजह से एटियोलॉजी जो है वो आती है। और तीन चीज़ें इसमें बेसिक हो जाती है, या तो प्रोडक्शन बढ़ जाए, या तो फिर आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर ना हो रहा हो, और या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो। इस तरह से जो है हम लेते हैं। तो हम बात यही कर रहे थे कि दो चीजें हो गई। एक तो क्या हो गया कि बहुत ज्यादा बनने लगे और रुकावट हो जाए। तो हम रुकावट की बात करें तो ज्यादा वाली कंडीशन हमने देख ली थी। रुकावट कहाँ पे होगी? कोई ना कोई चीज को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। किसी कारण से ब्लॉकेट हो जाता है, वो भी एक ट्यूमर हो सकता है, लेकिन वो उस जगह का नहीं, कहीं और का हो सकता है, ठीक है। रुकावट हो जाए, उस जगह पे आउटग्रोथ हो जाए कोई बीसी के चैनल्स में, ठीक है। ट्रैफिक जाम के कारण हो सकता है, नहीं और एकदम से कोई चीज एक्यूमुलेट करने लग जाए। तो ये सारी कंडीशंस हैं। कहाँ कहाँ कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन, स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई एंड क्लोराइड प्लेक्सिक पेपिलोमा, ठीक है। ये दोनों ही कार्सिनोमेटस कंडीशंस है, ठीक है। फिर ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो, इन्फ्लेमेटरी एडिशंस, ठीक है। कोई इन्फ्लेमेटरी एडिशंस हो, दोनों तरफ इन्फ्लेमेशन हो रहा हो ट्यूब के, और फिर इन्फ्लेमेट करके जुड़ जाए, ठीक। दूसरा डेवलपमेंटल ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन, कोई लीजन बड़ा हो और उसके कारण फिर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज इसने बोला डेवलपमेंटल ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन आर द मोस्ट कॉमन। इंटरफेरेंस विद एब्जॉर्प्शन, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, सीवीटी हो जाए कैवर्नस साइनस में आके, वहीं पे थ्रोम्बस बन जाए और जाकर के ब्लॉकेट, ठीक है। अनकॉमन एंड पुअरली अंडरस्टूड, इसके बारे में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाई। करने वाली चीजें कौन सी है? MRI CT, ठीक। तो MRI CT जो है वो इतना ज्यादा अच्छा चीज इसको बता नहीं पाई, पकड़ नहीं पाई अभी तक, लेकिन ये सारी चीजें इजीली पकड़ में आ जाती है। तो रीजन एक नहीं हो गए, दो नहीं हो गए, तीन हो गए देखा जाए, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़े, एब्जॉर्प्शन में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉक हो, और एक कोई कोई चीज जाके ब्लॉक कर दे, ठीक है। उसी लिक्विड में कुछ ऐसा हो जाए कि थ्रोम्बस बन जाए, जैसे कि ब्लड में बनता है, और वो जाकर के कहीं फंस जाए और ब्लॉकेट कर दे। टाइप्स दो प्रकार के हो गए, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग, नो ब्लॉकेट बिटवीन वेंट्रिकुलर सिस्टम, बेसल सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड के स्पेस में। मतलब यहाँ पे कम्युनिकेटिंग का मतलब ये हो गया कि जो चैनल है वो चल रहा है, ठीक है। ब्लॉकेड वाला सिस्टम यहाँ नहीं, ठीक है। नॉन कम्युनिकेटिंग, यहाँ पे ब्लॉकेड। ब्लॉक इज एट एनी लेवल इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम, कॉमनली एट द लेवल ऑफ एक्विडक्ट और द फोरामिना लस्ट्रा एंड मेगेंडी, ठीक है। इन जगहों पे कहीं आकर के ये ब्लॉकेड होता है, ठीक है। तो दो टाइप हो गए, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग चैनल चालू है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है और उसका प्रोडक्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन दोनों है, लेकिन वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक। दूसरा नॉन कम्युनिकेटिंग, यानी कम्युनिकेट हो नहीं पा रहा है, यहाँ कोई ना कोई बीच में आकर के खड़ा हो गया है। टाइप्स अकॉर्डिंग टू द कॉज, कॉन्जेनाइटल, एक्वायर्ड, हाइड्रोसेफेलस, एक्स वैक्यूम। तो तीन प्रकार के हो गए। कॉन्जेनाइटल हो गया, पैदा होते ही कोई ना कोई समस्या हुई। एक्वायर्ड यानी किसी समस्या के सेकेंडरीली हो गया। और जो है हाइड्रोसेफेलस एच वैक्यूम, उसको आगे देखते हैं चलो। कॉन्जेनाइटल कॉजेज में क्या क्या हो सकते हैं? रूबेला एक कंडीशन हो गई, रूबेला। टॉर्च इन्फेक्शन के अंदर आप पढ़ते हैं एक चीज, उसको हम रूबेला समझते हैं, ठीक है। PORCH में आर जो है दैट इज रूबेला। रूबेला वायरस से हो रहा है, और आजकल मीजल्स रूबेला के जो है वो वैक्सीनेशन हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा साइटोमेगेलो, CMV वायरस, ठीक है। इसके अंदर भी वही बात है, टॉर्च में CMV वायरस में एक सी जो है, इट इज रिलेटेड विद द साइटोमेगेलो वायरस विद टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉर्च में ये भी है। तो ये देखो टॉर्च पॉजिटिव होने से कितनी सारी समस्याएं आ सकती हैं। causes an inflammatory reaction between the ependyma and ventricles and meninges and basal system, यानी ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें ब्लॉकेड और ये सारी कर रहे हैं वेंट्रिकल मेनिंजेस के अंदर, ठीक है। फिर इंटरक्रैनियल ब्लीड्स, ठीक है, IVH, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमेटोमास या हैमरेजेस हो सकते हैं, ठीक। तो ये भी क्या कर रहे हैं, कॉन्जेनाइटली यहाँ कुछ कुछ चीजें हेमरेज के कारण हो रहा है। कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब पैदा होने के समय से ही कुछ कुछ मैलफॉर्मेशन हो गई हो। क्या क्या चीज हो सकती है?
इक्विडक्ट स्टेनोसिस, डेंडी वॉकर सिंड्रोम, एक होता है डेंडी वॉकर सिंड्रोम जहाँ पे पोस्टीरियर फोसा सिस्ट है और कंटिन्यू करती है किससे, फोर्थ वेंट्रिकल से। ठीक है, सिस्ट बन जाती है और वो सिस्ट फोर्थ वेंट्रिकल से जाके कंटिन्यू करती है। सिस्ट तो पढ़ चुके हो ना, अभी एक सवाल किसी ने पूछा था सिस्ट क्या होती है, तो सिस्ट जैसी होती है वो सब जगह वैसी होती है, अलग अलग नहीं होती है। ठीक है, एंड फिर अर्नॉल्ड चियारी सिंड्रोम, जिसके अंदर पोर्शन ऑफ सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम वो हर्निएट कर जाता है किधर, जो है वो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में, और ब्लॉक करता है सीएसएफ को। ठीक है, हर्निएशन कैसा हो गया कि जो ये वाला हिस्सा है आपका, इस हिस्से से आपका ब्रेन वाला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड वाली जगह पे के स्पेस में जाकर के हर्निएट कर जाए, तो वो हर्निएट करने की वजह से वो उस जगह के एरिया को ब्लॉक कर दे, जिससे आगे चैनल फ्लो ना होता हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फिर कॉन्जेनाइटल मिडलाइन ट्यूमर्स है। मिडलाइन ट्यूमर्स कहीं से भी हो सकती है सीएसएफ के फ्लो के अंदर। ठीक, तो अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, कौन कौन से, डेंडी वॉकर और अर्नॉल्ड चियारी। ठीक है, आपको ये याद रखना। ठीक है सर, आप हाइड्रोसेफेलस लिखेंगे तो इन दोनों का नाम आना चाहिए। अमूमन ये टर्म जो हाइड्रोसेफेलस है ये शॉर्ट नोट्स में आता है, 5 नंबर का सवाल आएगा, लॉन्ग में नहीं आता है, शॉर्ट में। फिर आया एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस, यानी कि ये पहले क्या देखा आपने, कॉन्जेनाइटल था, जन्म से ही चीजें आपको मिल गई, लेकिन अभी ये क्या बता रहा है कि बीच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज कुछ ऐसा हो गया। जैसे पहला आ गया ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब देखिए ट्यूबरकुलोसिस कितनी खतरनाक बीमारी, कहां से शुरू हुई कहां तक चली। ठीक, ट्यूबरकुलोसिस क्रॉनिक एंड पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस भी होती है, जो मैंने आपको मेनिंजाइटिस पढ़ाया था, तो वायरल बैक्टीरियल तो वही है, एक ट्यूबरकुलर भी है, ट्यूबरकुलर कुछ अलग नहीं है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ही है। ठीक है, फिर दूसरा क्रॉनिक एंड पायोजेनिक मेनिंजाइटिस भी हो सकती है, और ट्यूबरकुलोसिस बहुत सारी जगहों पे हो सकती है। अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज बताया था, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो ये सब देखो यहाँ पे आ गया। फिर पोस्ट इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज। ठीक है, इंट्रावेंट्रिकुलर यानी आपके जो वेंट्रिकल्स है, दिल वाले नहीं, ब्रेन वाले, वहां पे कहीं हैमरेज हो गया हो ड्यू टू हाइपरटेंशन या इसकी वजह से। तीसरा पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर्स। ठीक है, कोई ट्यूमर्स बाद में आ गए हो, और क्या क्या हो सकते हैं, मेडिलोब्लास्टोमा, एस्टेरोसाइटोमा और एपेंडायोमा। ठीक है, फिर आर्टीरियोवेनस मालफॉर्मेशंस, इंट्राक्रैनियल हैमरेजेस एंड रप्चर्ड एन्यूरिज्म, कोई एन्यूरिज्म हो वो रप्चर कर गया हो। तो इस तरह से ये सारे कॉजेज क्या क्या है, ये एक्वायर्ड कॉजेज है, मतलब इन द प्रोग्रेशन ऑफ सम डिजीज, ये शुरू से नहीं थे, ये किसी डिजीज के कोर्स में आ गए। ठीक है, जिसमें सबसे मेन क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस। ठीक है, फिर आ गया एक टाइप हाइड्रोसेफेलस एक्स वैक्यूओ, मतलब सेरिब्रल एट्रोफी। सेरिब्रल एट्रोफी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे धीरे धीरे सेरिब्रल जो है ये कब हो रहा है, ये केसेस अमूमन होते हैं जब बड़ा मतलब व्यक्ति हो, या फिर सेरिब्रल एट्रोफी बहुत अर्ली एज में होने लग जाए। सेरिब्रल एट्रोफी कब होती है, ज्यादातर एल्डरली पीपल में होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, वेंट्रिकल्स जो है वो डायलेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नहीं वेंट्रिकल्स डायलेटेड है, प्रेशर नहीं बढ़ रहा है वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी ये चीजें हो सकती है। ठीक है, टिश्यू जो है वो वहां का वीकेंड हो चुका है। क्लिनिकल फीचर्स, एक हाइड्रोसेफेलस के केस के अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, इन लार्ज हेड साइज, बड़ा हेड साइज, आपने पढ़ा होगा मैक्रोसेफेली और माइक्रोसेफेली, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैक्रोसेफेली। ठीक है, तो हमारे हेड का साइज कितना होना चाहिए पैदा होने पर, 35 सेंटीमीटर, नहीं 33 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं 35 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक। और चेस्ट जो है वो कितना, 33 सेंटीमीटर, मतलब डिफरेंस ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर इज देयर। ओके, लेकिन ये साइज अगर बड़ा हो पैदा होने के बाद 1 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से, देखो आगे बताए, वाइड बल्जिंग फॉन्टेनले, कितने फॉन्टेनले होते हैं, 5। ठीक है, पहला, फिर दूसरा, फिर इधर तीसरा, चौथा, पांचवा लास्ट में। ठीक है, तो ये साइज जितने भी फॉन्टेनले हैं वो बढ़ने लग जाए। आपको याद होगा जब बच्चा पैदा होता है तो एक प्रोसेस होती है जिसके ऊपर बोन टू बोन ऊपर चढ़ जाता है, नाम याद है उसका, मोल्डिंग। यस, मोल्डिंग होती है, तो वो क्यों होती है, क्योंकि सूचर अभी ज्वाइन नहीं होते। ठीक है, उसके बाद प्रोट्रूडिंग फोल हेड। ठीक है, जैसे बाहर निकल के आ रहा है, डायलेटेड प्रोमिनेंट स्कैल्प वेन्स, स्कैल्प वेन हरी हरी आपको बाहर दिखने लगेंगी। फिर स्कैल्प अपीयर्स थिन एंड शाइनी, क्योंकि पहले से ही स्कैल्प पतला है, थिन एंड शाइनी दिखेगा। फिर सनसेट साइन, सनसेट साइन के अंदर क्या है, स्क्लेरा विजिबल दिखाई पड़ेगी, मतलब आपको ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है जो आपका आई बॉल है, और एकदम ऐसा लगता है कि जो आपका आइरिस और कार्निया वाला पोर्शन है वो ऊपर से थोड़ा सा डूबते हुए सेटिंग सन साइन या सनसेट साइन की तरह दिखता है। ठीक है, तो सनसेट साइन हो गया। फिर मैक एवन क्रैक्ड पॉट साइन। ठीक है, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखो सनसेट साइन की बात हम कर रहे थे ना, तो अब ये एक आई है जैसे। ठीक है, अब इस आई में क्या होगा, पीछे से बहुत ज्यादा उसको क्या हो रखा है, प्रेशर हो रखा है। ठीक है, उसके तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि ये इसका जो नीचे का लिड है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक, और जो इसका आइरिस है ऐसा लगेगा कि कोई डूबता हुआ सूरज। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से कुछ आके बनेगा। ठीक है, तो ऐसे एकदम सूरज के लिए नहीं दिखेंगे, बट इस तरह से आपको वो दिखाई पड़ेगा, सनसेट साइन। एक साइन हो गया मैक एवन साइन, इसका दूसरा नाम है क्रैक्ड पॉट साइन। ये क्या होता है, आप जब दबाओगे थोड़ा सा प्रेशर तो चटकने जैसी आवाज आएगी। ठीक है,
ठीक। फिर उसके बाद रेजोनेंट नोट एज अ रिजल्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ सूचर्स, आप जैसे ही आप परकशन करोगे तो आपको रेजोनेंस सुनाई पड़ती है, ठीक है। फिर ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होगा। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट क्या होता है, वहां पे टॉर्च जला के लाइट बंद करके हम देखते हैं तो वो चीज उस लाइट जो है उस फ्लूइड से पास हो रही होती है। फिर स्टीडी राइज इन आईसीटी, इंट्राक्रैनियल टेंशन बढ़ेगा और क्राई बिकम शिल, और धीरे धीरे शिल क्राई हो जाएगी। एसोसिएटेड सिम्टम्स और क्या हो सकता है, हेडेक, नॉजिया, वोमिटिंग, ठीक है। पर्सनैलिटी बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस, इरिटेबिलिटी, हेड बैंगिंग, एपैथी एंड ड्राउजीनेस, ठीक है। हेड बैंगिंग, ड्राउजी रहेगा, सर अपना पटकेगा, और एपैथी एकदम परेशान रहेगा। हाइड्रोसेफलस अगर लेट इन चाइल्डहुड इज नॉट अकम्पनीड बाय द बिग हेड, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सूचर्स फ्यूज हो गए होते हैं। जो थोड़ा लेट केसेस में होंगे, एक्वायर्ड केसेस होंगे, वहां इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां सूचर क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और वहां पे लेकिन और क्या चीजें मिल सकती है, इंट्राक्राइनियल बनने की वजह से पेप्टिडिमा मिल जाएगा, स्पास्टिसिटी मिल जाएगी, एटेक्सिया चलने में उसको, अभी एटेक्सिया आपका बाकी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे एटेक्सिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और प्रोग्रेसिव डिटेरिएशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यानी कि लेट केसेस जो अगर आएंगे उनके अंदर हाइड्रोसिफेलस के अंदर साइज बड़ा नहीं होगा, जबकि हम हाइड्रोसिफेलस को क्या देखते हैं, मेन साइज बड़ा होने पर ही हमें ये समझ में आता है हाइड्रोसिफेलस है। डायग्नोसिस एक्यूरेट सीरियल अकॉर्डिंग टू द हेड सर्कमफरेंस की तरफ से होगा, ठीक है। हेड सर्कमफरेंस 1 सेंटीमीटर एवरी फोर्टनाइट, ठीक है। और इन द फर्स्ट 3 मंथ सस्पेक्ट द हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। हर 15 दिन में 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब जो है उसका पहले 3 महीने के अंदर आपको हाइड्रोसिफेलस समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन। क्रेनियल यूएसजी और सीटी स्कैन में आपको दिखाई पड़ेगा वेंट्रिकुलर और साइज इटियोलॉजी। एमआरआई सीटी स्कैन में आपको ऑब्स्ट्रक्शन और कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसिफेलस टू आइडेंटिफाई द एसोसिएटेड मालफॉर्मेशन, कोई तो नहीं है, ये दिखेगा। तो पॉजिटिव सबसे पहली चीज क्या होगी कि आप हेड साइज को नाप लें। हर 15 दिन के अंदर हेड साइज उसका 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ने लग जाएगा। और दूसरा, 3 महीने के अंदर आपको ये हाइड्रोसिफेलस सस्पेक्टेड होने लगेगा। दूसरा, आपको क्रेनियल यूएसजी करवा सकते हैं, आप सीटी स्कैन करा सकते हैं और एमआरआई सीटी हेड करा सकते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ लार्ज हेड, किसके किसके साथ और ये मैच कर सकता है। तो मेगा एंसेफेली के अंदर आपको मिल सकता है साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, बट वेंट्रिकल्स इसमें बढ़े हुए नहीं दिखेंगे, जबकि आपको हाइड्रोसेफेलस में दिखेंगे। दूसरा, क्रॉनिक सबड्यूरल हेमेटोमा, यहाँ पर क्या होगा, प्रोमिनेंट स्कैल्प पेन दिखेंगे, सनसेट साइन जो है वो नहीं दिखेगा, मतलब बाकी इसमें सबड्यूरल हेमेटोमा के अंदर बाकी चीजें दिखेंगी, बट जो वेन्स हैं जो आपको दिख रही बाहर वो नहीं दिखेंगे और सनसेट साइन नहीं दिखेगा। आप रिकेट से भी इसका आपका सीडो ट्यूमर सेरिब्राई होता है उसके अंदर भी आपको एडीडी मिलेगी। एक कॉन्ड्रोप्लाजिया, हेमोलिटिक एनीमिया और फैमिलियल मैक्रोसिफेलिस, किसी के घर में ही हेड बड़ा है तो वो आपको देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट, प्रिसाइज इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस एंड आइडेंटिफिकेशन एसोसिएटेड मालफॉर्मेशन और क्लिनिकल कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई क्या उसकी डायग्नोसिस बन रही है, किस प्रकार की चीजें आप सस्पेक्ट कर सकते हो। अरेस्टेड हाइड्रोसेफेलस जो होता है, मतलब कि अब एक पर्टिकुलर साइज में आ गया है तो उसको जो है अब बहुत ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, तो उसको छोड़ सकते हैं। अगर किसी तरह का प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा तो उसको हम विद मेडिसिन कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में ज्यादातर सर्जरी का इसमें रिक्वायरमेंट होता है। कम करने के लिए आप एसिटाजोलामाइड जो है दे सकते हैं 50 mg पर केजी पर डे के हिसाब से। ओरल ग्लिसरॉल दे सकते हैं। ये सारी चीजें क्या करेंगी, यूरिन के थ्रू जो है वो लिक्विड को बाहर कर देंगी, ठीक है। फिर कॉन्जेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो है हेड सर्कमफ्रेंस, अच्छा इसमें 2 प्रकार की शंटिंग करते हैं सर्जरी के अंदर। एक शंटिंग करते हैं हम जहां पे ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस रहता है, एक वेंट्रिकुलो आर्टेरियल सेंट करते हैं, ठीक है। और कहां से निकालते हैं, वेंट्रिकल से निकालते हैं और हार्ट के एट्रियल पोर्शन में, एट्रियम में लाके उसको शंट को खोलते हैं, ट्यूब डाल देते हैं, सिंपल, ठीक है। और दूसरी शंटिंग करते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, ठीक है। तो 2 प्रकार की शंटिंग होती है, ठीक है। ब्रेन को यहां से लिया, एक शंटिंग करी हार्ट के अंदर, ठीक है, और दूसरी शंटिंग कर सकते हैं, एक तो ये तरीका होगा, दूसरी सीधे पेरिटोनियम में निकाल दिया। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट और वेंट्रिकुलो आर्टेरियल शंट, आए समझ में, ये सर्जिकल इंटरवेंशन है। और अगर मेडिकल करना हो तो ग्लिसरॉल और एस्टाजोलामाइड, आपकी कोई दवाई जैसे श्वेत परपटी इत्यादि का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर एक्यूट हाइड्रोसेफेलस है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ आपको नहीं करना है। ट्यूबरकुलर के अंदर जैसे जैसे आप शंटिंग जो है आप प्रोग्रेसिव हाइड्रोसेफेलस से शंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद और साथ में आपको टीबी की मेडिसिन चलानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्लॉकेज और इन्फेक्शन, इन सब के अंदर जो है वो जो है 2 मोस्ट कॉमन शंट के जो वो रहते हैं, शंट डालने की वजह से ब्लॉकेज हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। उस पर्टिकुलर शंट का या तो ब्लॉक हो जाएगा और थोड़े थोड़े दिन में शंट रिवीजन उसके अंदर इंडिकेट करेगा, अगर उसमें बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन हो जाता है तो, ठीक है, तब आपको शंट बनने की उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम चुप होकर के आपको दिखाते हैं कि क्या तरीके और हो सकते हैं। This is how it process types of this. I guess I was condition that wants to build up the cerebrospinal fluid, or CSF, fluid that is produced in the cavities of the brain and the ventricles. CSF flows through and around the brain and spinal cord, and eventually absorbs into the bloodstream. It serves a number of functions, including
relations. Hydrocephalus can occur in excess production of CSF, and there is absorption of CSF in the bloodstream, or blockage of the CSF. Hydrocephalus may be classified as non-communicable. Weak hydrocephalus is not about blockage. Non-communicable hydrocephalus is about blockage. This is the most common type of hydrocephalus. Hydrocephalus is ever तो इसमें देखो नॉन कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग दो टाइप हो गए, ठीक है, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड हो गए, ठीक है। जैसे जैसे इनका प्रेशर बढ़ेगा वहां वहां वेंट्रिकल के साइज में बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। ये दो प्रकार की देखिए शंटिंग है ना, कैसे शंट कर रहे हैं। एक तो एब्डोमिनल कैविटी में डाल रहे हैं और दूसरा हमने क्या सीखा था, कहाँ डाल रहे हैं इसको, पेरिटोनियल साइड में। आवाज से कुछ मसला है। Hydrocephalus is a buildup of cerebrospinal fluid, or CSF, in the brain. This fluid surrounds the brain and spinal cord, pushing and supporting them. When there is a buildup of CSF, this will put pressure on the brain, which will lead to problems. Cerebrospinal fluid is made constantly by tissue within the ventricles of the brain. The CSF circulates through the ventricles, down the spinal cord, and over the surface of the brain. Once on the surface of the brain, CSF is reabsorbed back into the bloodstream. The creation, circulation, and reabsorption of CSF is a constant and steady cycle. ठीक है। Anytime there is a blockage, a problem with reabsorption, or overproduction of CSF, the fluid builds up, hydrocephalus. सिंपल बात है, जहाँ से जैसे इसका प्रोडक्शन या होगा साइज देख लीजिए आप, क्या Children are born with hydrocephalus. कॉन्जेनाइटल कॉजेस की बात कर रहे हैं। Cause is never known. Other times, the cause can be identified, such as when there is a physical blockage in the fluid cycle, or an associated medical problem known to cause a blockage. Blockages can be congenital. एक हो गया एक्वायर्ड, दूसरा कॉन्जेनाइटल, सॉरी कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। Hydrocephalus is also associated with certain birth defects, such as hypertrophy. Anyone can develop hydrocephalus. Children who are born with congenital hydrocephalus. जरूरी नहीं है कि बच्चे को ही हो, ठीक है ना, किसी को भी हो सकता है। The typical signs and symptoms of hydrocephalus are associated with increased pressure inside the brain's skull. Symptoms can include and are not limited to the following: worsening headaches, often associated बढ़े हुए आईजीटी के कारण ये सारी चीजें आ रही, हेडेक, ड्राउजीनेस, विजन चेंजेस, with changes. इरिटेबिलिटी, ठीक है। You may see only one or two warning signs at a time. Signs and symptoms of hydrocephalus can be quite different in infants and toddlers. Because the bones in the skull are not yet fused together in this stage. अब इनके फीचर्स बने नहीं होते टोटल, इनके साइज इसलिए बढ़ जाते हैं अच्छे। In infants with a cranial soft spot, a cranial ultrasound can be done to assess the fluid stasis. It can identify whether or not hydrocephalus is present. सोनोग्राफी के माध्यम से जब तक सूचर्स नहीं बने हैं तब तक इस तरह की चीज अच्छी हो जाती है। एक बार सूचर बन गया तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। सोनोग्राफी के बाद आप जो है सीटी एमआरआई के बीच में आप कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या बता रहे थे, है ना, शंट लगा दीजिए। आपने शंट कहाँ से लगाया, आपने ब्रेन से या वेंट्रिकल से शंट लगाया, एब्डोमेन में खोला, या फिर शंट लगाया और कहाँ पे खोला, फिर एट्रियम में खोला। देखो Flexible tube that allows the CSF to leave the brain and goes somewhere else in the body to get absorbed. Typically, the CSF is rerouted to the abdomen. In certain circumstances, instead of a shunt, the neurosurgeons can use a minimally invasive procedure called an endoscopic ventriculostomy or ET. अब देखो कुछ नया प्रोसीजर चाहिए, वेंट्रिकुलोस्टमी, ठीक है, इंसिजन करके वहां से So that the CSF और एक रास्ता बना देते हैं बाहर को निकलने के लिए। only be used in certain types of hydrocephalus. अब आजकल बहुत ज्यादा लेप्रोस्कोपिक वर्क होने लग गया, तो ये सब चीजें पॉसिबल है। Visit the Children's Hospital Colorado website. ठीक है, आई होप आपको अभी बहुत अच्छे से हाइड्रोसेफेलस समझ में आ गया होगा। हाइड्रोसेफेलस क्या है, क्या चीज, आयुर्वेद जल शीर्षक की उसको जो है संज्ञा दी गई है। बहुत बाद में आके मैसेज रत्नावली ने जल शीर्षक के बारे में बताया, लेकिन क्योंकि 20वीं सेंचुरी में आके ये सब बातें हुई तो कहीं ना कहीं ये प्रेरित लगता है आज के जमाने को लेकर।